हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल से। और मैं लाइव हूँ अपने यूट्यूब चैनल से। आप लोगों ने कल पढ़ा प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स उसमें डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने पढ़ा, डब्ल्यूबीसी की बीमारियों के बारे में पढ़ा। और आज हम स्टार्ट करेंगे इसी के आगे प्लेटलेट्स। हमने बताया था ब्लड जो होता है हमारा, रक्त जो होता है, रक्त में कितने पार्ट्स होते हैं। एक तो हमने बताया था आरबीसी, ठीक है, और दूसरा क्या बताया था डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या बताया था प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है, और जो हमारा होता है प्लाज्मा। ठीक फ्रेंड्स, बात समझिए। जो हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं, ये होता है हमारा सॉलिड पार्ट्स यानी कि ठोस भाग, और ये जो होता है हमारा प्लाज्मा, ये कैसा होता है लिक्विड पार्ट्स, जो कि 55% पाया जाता है। ये कितने परसेंट पाया जाता है 55% पाया जाता है। और ये कितने परसेंट पाया जाता है 45% पाया जाता है। ठीक है, ये हम बता चुके हैं आप लोगों को। आरबीसी कंप्लीट हो चुकी है आपकी, आरबीसी के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। आरबीसी जो होती है इसकी डिजीज भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। जितने क्वेश्चन बनने थे सारे आपको बताया हमने। डब्ल्यूबीसी में हमारी कंप्लीट हो चुकी है। डब्ल्यूबीसी जो है इसके बारे में भी पढ़ा, इसकी डिजीज के बारे में पढ़ा। ल्यूकोपेनिया और ल्यूकेमिया रोग होते हैं, इससे एनीमिया और पॉलीसाइथेमिया होते हैं। प्लाज्मा हमने पढ़ा, प्लाज्मा भी पूरा पढ़ चुके हैं। अब इसमें बचा क्या है प्लेटलेट्स। आज प्लेटलेट्स को खत्म करेंगे इस वीडियो में, और कल से आपका रक्त समूह ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप के बाद ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो सभी लोग हेडिंग डालिए प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या कहा जाता है बिम्बाणु। आप लोग सुनते आए हो कि प्लेटलेट्स कम हो जाती है शरीर में तो दिक्कत हो जाती है। तो उसके बारे में जानेंगे कि प्लेटलेट्स होता क्या है, इसकी खोज किसने की, कितनी प्लेटलेट्स पाई जाती है हमारे शरीर में। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखोगे आप लोग। पहले हम बात करें कि इसकी जो देखो हमने बताया था आरबीसी जो होती है, आरबीसी को जो साइंस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है आर्थोसाइट्स, और जो डब्ल्यूबीसी होती है उसको साइंस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। और जो हमारी प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स को साइंस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में लिख सकते हो इसको, वैज्ञानिक भाषा में थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये बना। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसकी जो खोज की थी किसने की थी, इसकी खोज एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैंड स्पिनर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी जो साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, इसकी खोज किसने की थी लैंड स्पिनर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो होती है इसकी संख्या कितनी होती है, प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, तो याद रखोगे इसकी संख्या 4.5 से 5.5 लाख 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, कितनी होती है इसकी जो संख्या होती है 4.5 से 5.5 लाख होती है कितने में 100 ml ऑफ ब्लड। इसकी अगर बात करें 1 घन मिलीलीटर में, इसकी संख्या 1 घन मिलीलीटर में, तो आप लोग बताओगे 1.5 से 4 लाख, 1.5 से 4 लाख तक होती है। कितनी होती है इसकी जो संख्या देखो कितनी होती है। इसकी संख्या अगर हम बात करें 100 ml ऑफ ब्लड में, यानी कि
ये 100 ml का अगर ब्लड हो तो कितनी होती है 4.5 से 5.5 लाख। अगर घन मिलीलीटर की बात करें तो कितनी होती है 1.5 से 4 लाख तक। देखा होगा कि 1.5 लाख से जैसे प्लेटों की संख्या कम होती है तो आपको दिक्कत होने लगती है, क्या होता है ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है। ठीक फ्रेंड्स, बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अगर साइज की बात करें, इसका आकार तो कैसा होता है, इसका आकार भी कैसा होता है, अंडाकार होता है। इसका आकार अंडाकार होता है। और जो WBC होती है, सॉरी RBC है, RBC का भी आकार कैसा मैंने बताया था, उसका भी आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है। WBC का आकार की बात करें तो WBC का जो आकार होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित आकार का। अनिश्चित कोई भी आकार WBC का नहीं होता है। लेकिन बात करें प्लेटलेट्स की तो इसका भी आकार कैसा होता है, अंडाकार। और जो हमारी RBC होती है, RBC का आकार कैसा होता है, अंडाकार। ठीक है, बात समझ में। इसकी अगर हम बात करें RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इसका जो रेशियो बनता है, जैसे मैंने बताया था RBC और WBC का अनुपात कितना होता है, 600:1। लेकिन जब तीनों का रेशियो निकालते हैं तो इसका क्या मैंने देखते हैं, RBC अनुपात WBC अनुपात प्लेटलेट्स कितना होता है, 600:1:40। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि जो तीनों का रेशियो है तो कितना होगा, 600:1:40। अगर हम बात करें RBC और WBC का तो 600:1। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका जो निर्माण होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका भी निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में। इसका निर्माण बोन मैरो क्या कहा जाता है हिंदी में, अस्थमज्जा, बोन मैरो में होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये बने। अगर हम बात करें इसका जो डेड कहाँ पर होती है, ये मरती कहाँ पर है, तो ये RBC में ही मरती है और RBC में ही रीजनरेट होती है। तो ये भी पढ़ लिख लोगे, ये RBC में मरती हैं और इनका पुनर्निर्माण RBC में ही होता है, RBC में ही होता है। ठीक फ्रेंड्स, बात समझ में। अगर हम बात करें इनके जीवन काल की, अगर प्लेटलेट्स के जीवन काल की बात की जाए तो हमने बताया था कि RBC का जो जीवन काल होता है वो कितने होता है, 120 दिन का होता है। WBC का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 या 6 दिन का होता है, ये तो बताया था। और जो प्लेटलेट्स की बात करें तो इसका कितना होता है, याद रखोगे, इनका जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है, 8 से 10 दिन का होता है। ठीक फ्रेंड्स, बात समझ में आई। तो इसको वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी, लैंडस्नर ने की थी। इसका जो जीवन काल होता है कितना होता है, 8 से 10 दिन का होता है। इसका जो डेड होते हैं, जो प्लेटलेट्स जो डेड होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, प्लेटलेट्स जो डेड होती हैं वो आपकी ब्लड यानी RBC में हो जाती हैं। और इसका जो रीजनरेट होती है वो भी कहाँ होती हैं, वो भी RBC में ही होती हैं। ठीक बात समझ में आई। इनकी अगर हम साइज की बात करें तो इनका जो आकार जो होता है वो कैसा होता है, अंडाकार होता है। और इसकी जो खोज की थी लैंडस्नर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। कितनी संख्या में होती है, 4.5 से 5.5 लाख। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, इनका साइज या इनका आकार 0.002 से 0.004 माइक्रोमीटर होता है, ठीक फ्रेंड्स, याद रहेगा। तो इतना लिखना चाहो तो लिख लो और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इसके आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। ठीक फ्रेंड्स, स्टार्ट किया जाए। अब पढ़ेंगे इनके फंक्शन, किसके, प्लेटलेट्स के। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग आई है फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स या बिम्बाणु के कार्य, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, उनके बारे में यानी इनका काम बेसिकली क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या करते हैं, ब्लड के क्लोट बनाने में सहायक है।
जो हमारा रक्त का थक्का बनता है उसमें भी क्या करते हैं, बीमाणु इस सहायक हैं। तो लग सकते हो ये रक्त का थक्का बनाने में, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। क्यों है इसको देखते हैं, देख सकते हैं इनके पास क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। क्लोटिंग फैक्टर मतलब थक्का रोधी कारक, जो थक्का बनाते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपके पास कैल्शियम, किसके पास, बीमाणु के पास क्या होता है, कैल्शियम होता है। दूसरा होता है विटामिन के, और तीसरे होते हैं प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन हम आपको बता ही चुके हैं। प्रोटीन अभी स्टार्टिंग में बताया था कौन कौन सी प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन उनके पास जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है हमने बताया था। प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन को छोड़कर बाकी जो 4 बचती हैं वो किसके पास होती हैं, इन्हीं पास। वो क्या करती हैं, ब्लड का क्लोट बनाने में सहायक है। कौन कौन सी, एक तो थ्रोम्बिन, दूसरी प्रोथ्रोम्बिन, तीसरी आपकी फाइब्रिन, चौथी आपकी फाइब्रिनोजन। ये चारों प्रोटीन क्या करती हैं, ब्लड का क्लोट बनाने में सहायक है। ब्लड का क्लोट कैसे बनता है पता होगा, एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे मान लो आपके कभी चोट लगी, आपके उंगली में चोट लग गई, या शरीर में किसी भी पार्ट्स में, किसी भी हिस्से में शरीर में चोट लग गई, ठीक है। तो खून क्या होता है, बहने लगता है। और खून कितनी देर तक बहता है, 5 से 6 मिनट तक बहता रहता है। इसके बाद अपने आप खून बंद हो जाता है। पता क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि ब्लड का क्लोट बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। वहीं से क्या होता है, मतलब खून का बहना बंद हो जाता है। और ये थक्का बनाता कौन है, ये देखते हैं। जैसे मान लो ये उंगली है, ठीक है, उंगली में ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं, रक्त वाहिनी नलिकाएं, इनमें खून दौड़ता रहता है, ठीक है। ये क्या है, इनमें खून दौड़ रहा है। अब उंगली जैसे ही फ्रैक्चर होगी, तो यहाँ से जैसे उंगली कट होगी, तो जैसे मान लो यहाँ चोट लगी, तो यहाँ से क्या हुआ, ब्लड निकलने लगा, ब्लड बाहर निकलने लगा। तो होता क्या है कि जैसे ही ब्लड बाहर निकलेगा, तो ये प्रोटीन क्या करेंगे, विटामिन के जो होती है, ये कौन किसके पास होती है, लीवर के पास। किसके पास स्टोर होती है जाकर के, लीवर के पास। लीवर क्या करेगा, विटामिन के को भेजेगा, विटामिन के को भेजेगा। कहाँ पर, जहाँ पर चोट लगी है, विटामिन के को भेजेगा। और जो कैल्शियम है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या करेंगे, किसके पास होता है, प्लेटलेट्स के पास, प्लेटलेट्स। तो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड क्या भेजेगा, ब्लड को यहाँ से प्रोटीन भेजेगा, क्या भेजेगा, प्लेटें, जो प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स कौन भेजेगा, ब्लड भेजेगा। लीवर क्या भेजेगा, विटामिन के भेजेगा। लेकिन जो हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम का काम क्या होता है, पहले तो बात समझ लीजिए। जो कैल्शियम होता है, ये जो कैल्शियम है, ये किसका, देखो एक चीज़ समझिए कि हमारे शरीर में, मानव के शरीर में कैल्शियम कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आप लोग बताओगे, आपसे पूछा है कैल्शियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, आप बताओगे धातु में, टीथ्स में, और नेल्स में, और कहाँ पर, नेल्स में, नाखूनों में, और कहाँ पर पाया जाता है, बालों में, हेयर में, ठीक है। और कहाँ बताओगे, बोन्स में, हड्डियों में, और कहाँ होता है, 4 जगह होता है। लेकिन आपके ब्लड में भी कैल्शियम होता है। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि ब्लड में कैल्शियम पाया जाता है। तो याद रखिए, हमारे कुछ अमाउंट में ब्लड में भी कैल्शियम होता है। तो ये जो कैल्शियम, ये काम का होता है, ब्लड वाला कैल्शियम, ये हेल्प करता है रक्त का क्लोट बनाने में, ठीक है। बात समझ आई। तो होता क्या है कि ये जो कैल्शियम होता है, ये जो हमारी प्रोटीन होती है, इनको एक्टिवेट करता है। किस प्रोटीन को किस में एक्टिवेट करेगा, उसको हम जानेंगे। जैसे हमारी प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, कौन सी, ये वाली प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, ये जो होती है डीएक्टिवेट होती है। डीएक्टिवेट मतलब ये अभी सक्रिय नहीं है। इसको सक्रिय कौन करेगा, कैल्शियम। जब इसमें कैल्शियम आएगा तो कैल्शियम क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा, किसमें, थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में, ठीक है। ये डीएक्टिवेट थी और ये क्या होगी, एक्टिवेट,
वेट। बात समझ में? इसी प्रकार जो हमारी फाइब्रिनोजन होती है, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ये भी क्या है, डीएक्टिवेट है, यानी कि डीएक्टिवेट। इसको एक्टिवेट कौन करेगा, कैल्शियम। और किस में करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में एक्टिवेट करेगा। ठीक है, अब ये क्या होगी, ये एक्टिवेट होगी। ठीक है, अब ये जो फाइब्रिन होगी और ये थ्रोम्बिन होगी, ये दोनों मिलकर एक ऐसा जंजाल टाइप की बनाएंगे। कहाँ पर, जहां पर चोट लगती है। यहाँ से लीवर से विटामिन के आया, प्लेटलेट्स आया, उसने क्या किया, कैल्शियम ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया, और जो प्रोथ्रोम्बिन इसको किसमें एक्टिवेट कर दिया, थ्रोम्बिन में। ये क्या करती हैं, जंजाल टाइप का बनाती हैं, ऐसे जाल टाइप का। ठीक है, और इसी को कहा जाता है ब्लड क्लोट। ठीक है, ब्लड का क्लोट बनाते हैं, यानी कि रक्त का थक्का। ठीक है, जब रक्त का थक्का बन जाता है तो क्या हो जाता है, खून का बहाव बंद हो जाता है। तो बात समझ में आई किस तरीके से हेल्प करती है। इसमें क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, कैल्शियम, विटामिन के, प्रोटीन्स, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सब क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं। ये सारी मिलकर क्या करती हैं, रक्त का थक्का बनाती हैं। ठीक है, समझ में आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो इसको साफ करते पहले, एक चीज याद रखिए आप लोग कि जैसे मान लो ब्लड का क्लोट है, एक बार और बताया था हमने कि जो ब्लड का क्लोट है ये बन तो जाता है, ब्लड का क्लोट बन जाता है। कौन बनाता है, विटामिन के और प्रोटीन सारी मिलकर ब्लड का क्लोट बना देती है। लेकिन जब शरीर खून का रक्त का थक्का बनता है तो ये शरीर के अंदर क्यों नहीं बनता है, शरीर में ही खून दौड़ता है, इसके अंदर ब्लड क्लोट क्यों नहीं बनता है। तो हमने बताया था इसमें एक एंटी क्लोटिंग फैक्टर होता है हमारे शरीर में, ये क्या करता है, खून को अंदर जमने नहीं देता। ये थक्का रोधी कारक होता है, मतलब थक्का नहीं बनने देता शरीर के अंदर। कौन सा उस कारक का नाम बताया तुमने, हेपेरिन। याद रखना कौन सा होता है, हेपेरिन। हमारे शरीर में पूरे जितनी ब्लड वेसल्स होती है, रक्तवाहिनी नलिकाएं होती है, उसमें क्या होता है, खून दौड़ता रहता है। और खून के साथ साथ क्या दौड़ता है, ग्लूकोज दौड़ता है। और ग्लूकोज के साथ साथ क्या दौड़ती है, ऑक्सीजन दौड़ती है। और ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ साथ हेपेरिन भी पूरे शरीर में सर्कुलेट करता रहता है, जिससे शरीर के अंदर थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है, बात समझ में आई। इसीलिए हमारा शरीर के अंदर खून जो होता है जमने से बच जाता है ना। अगर जम जाएगा तो खून का जो सर्कुलेशन ऑक्सीजन को हो रहा है तो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का भी ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, तोड़फोड़ नहीं हो पाएगा। और जब ग्लूकोज की तोड़फोड़ होती है तभी तो एनर्जी बनती है, और जब इसका सर्कुलेशन रुक जाएगा तो क्या होता है, एनर्जी बनना बंद हो जाएगी और आपकी डेथ हो जाएगी। बात समझ में आई। ठीक है, लेकिन एक आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे मान लो एक चीज हम बताते हैं कि जो ब्लड बैंक में खून रखा होता है, जो देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में खून रखा जाता है ब्लड बैंक में, तो वहां पर खून क्यों नहीं जमता है, वहां पर जो खून होता है वहां पर क्यों नहीं जमता है। तो उसमें जो केमिकल, उसमें जो खून होता है उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, 2 केमिकल्स मिलाए जाते हैं। एक तो कौन सा, कैल्शियम सिट्रेट, और दूसरा मिलाया जाता है सोडियम ऑक्जेलेट। ये 2 केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो ब्लड बैंक, हॉस्पिटल में खून को, जो ब्लड बैंक में खून रखा जाता है उसको जमने से रोकते हैं। बात समझ में आई सभी लोगों को। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, हाँ, तो जो होता है खून होता है, काफ़ी लोग पूछते भी हैं, काफ़ी लोग की जो खून होता है कितने दिन का खून अच्छा माना जाता है ब्लड बैंक में रखा हुआ। ठीक, तो याद रखना जो ब्लड बैंक में खून रखा होता है वो 40 से 45 दिन तक अगर खून है, 40 से 45 दिन का, तो वो सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा खून होता है। ठीक है, लेकिन चढ़ा भी देते हैं, 70-80 दिन का भी चढ़ा देते हैं, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है, 40 से 45 दिन का। ठीक फ्रेंड्स, बात समझ में आई। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अब इसकी डिजीज पढ़ेंगे, इसकी बीमारियां, प्लेटलेट्स से बीमारियां क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो लिख सकते हो डिजीज ऑफ प्लेटलेट्स। कौन कौन सी बीमारियां हमारी इससे हो सकती हैं, देख सकते हैं, हिंदी में लिख लेना, बीमारियों की बीमारियां। ठीक है, बात समझ में आई। तो लिख लोगे यहाँ पर, इसकी कमी से
शरीर इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, थक्का नहीं बनेगा। ठीक फ्रेंड्स, पहली बीमारी तो ये। दूसरी हम बात करें, एक बीमारी होती है, उस बीमारी को कहा जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिक। इसकी अधिकता से होती है, ये कमी से रक्त का थक्का नहीं मिलता, अगर इसकी अधिकता हो जाए, किसकी, प्लेटलेट्स की, इसकी अधिकता से, इसकी अधिकता से थ्रोम्बोप्लास्टिक नाम की बीमारी होती है, नाम की बीमारी होती है। कहने का मतलब ये होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिक में होता क्या है कि थ्रोम्बोप्लास्टिक जब बीमारी हो जाएगी तो आपके शरीर के अंदर ही रक्त का थक्का बन जाएगा, शरीर के अंदर ही क्लॉट बन जाएगा। अगर प्लेटों की संख्या ज़्यादा हो रही है, कब होती है बीमारी, अगर प्लेटों की संख्या ज़्यादा होती है तो हमारे शरीर के अंदर ही क्या बनता है, क्लॉट बनता है। ठीक बात समझ में आई। एक बीमारी और होती है, आप लोगों ने देखी होगी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। अब हीमोफीलिया जानते होंगे सभी लोग, आप लोग हीमोफीलिया क्या होता है, नहीं जानते होंगे तो हम बता दे रहे हैं। तो वो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया जो है इसको हम जेनेटिक डिजीज भी कहते हैं। जेनेटिक डिजीज मतलब आनुवांशिक बीमारी, आनुवांशिक बीमारी। आनुवांशिक बीमारी का मतलब ऐसी बीमारी जो हमें बाय बर्थ मिले, यानी कि जन्म से ही प्रदान हो, तो ये बीमारी हमें बाय बर्थ भी मिलती है। तो और इसके बारे में जानते हैं कि ये जो बीमारी होती है इसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। इस बीमारी को नाम और दिया जाता है रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज का मतलब शाही बीमारी। कौन सी बीमारी, शाही बीमारी, रॉयल डिजीज। कैसी बीमारी, शाही बीमारी। शाही बीमारी क्यों है, रॉयल डिजीज क्यों है, क्योंकि ये सबसे पहले रॉयल फैमिली में हुई थी। इसको रॉयल डिजीज नाम क्यों दिया गया, शाही बीमारी नाम क्यों दिया गया, कि ये जो बीमारी हुई थी सबसे पहले ये रॉयल फैमिली में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जो रानी विक्टोरिया थी उनके फैमिली में सबसे पहले बीमारी हुई थी, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया क्या, रॉयल डिजीज, यानी कि शाही बीमारी। ठीक है, और याद रखोगे इसको क्रिसमस कारक रोग भी कहा जाता है, क्रिसमस फैक्टर डिजीज, क्रिसमस फैक्टर डिजीज मतलब क्रिसमस कारक रोग। क्रिसमस कारक रोग, क्रिसमस कारक रोग क्यों कहा जाता है इस बीमारी को, यानी कि क्रिसमस फैक्टर डिजीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस बीमारी के बारे में सबसे पहले पता चला था क्रिसमस जो डे मनाते हैं हम लोग, क्रिसमस डे, क्रिसमस वाले दिन में, यानी कि 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को इस बीमारी के बारे में सबसे पहले पता चला। इसीलिए हमने क्या कर दिया, क्रिसमस फैक्टर डिजीज यानी कि क्रिसमस कारक रोग। ठीक है, इस बीमारी में क्या होता है, जन्म से ही प्लेटें बनना बंद हो जाती है। जो हमारी प्लेटें बनती हैं, ये हमारी जो बाय बर्थ ही जब जन्म होता है उसी टाइम से ही क्या होती हैं, प्लेटें बनना बंद हो जाती हैं। ठीक है, याद रहेगा सभी लोगों को। तो उसके बारे में जाना, इसकी कमी से जो रक्त का थक्का नहीं मिलता है, इसकी अधिकता से थ्रोम्बोप्लास्टिक रोग होता है, नाम की बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है, यानी कि जो क्लॉट जो होता है अंदर, शरीर के अंदर ही क्लॉट बन जाता है। जो हीमोफीलिया भी बीमारी होती है जो प्लेटलेट्स की कमी से हो जाती है, प्लेटलेट्स की, इसको और हीमोफीलिया होती है क्या, आनुवंशिक बीमारी है, इसको शाही बीमारी कहते हैं। शाही बीमारी क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले रॉयल डिजीज में हुई थी शाही फैमिली में। ठीक है, और जो हमारा इसको क्रिसमस कारक रोग भी कहते हैं। क्रिसमस कारक रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसके बारे में पता कब चला था, जो हमारा क्रिसमस डे हम लोग मनाते हैं, कब मनाते हैं, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं। सबसे पहले क्रिसमस डे के दिन ही पता चला, इसलिए इसको क्या बोल दिया, क्रिसमस कारक रोग। आज में साफ करें। अब जो आपका देखा होगा डेंगू जो होता है, मच्छर जो एक बीमारी होती है डेंगू, मच्छर के काटने से, और होती है कौन सा, मलेरिया। ये दोनों बीमारी में क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। तो लिख सकते हो डेंगू और मलेरिया,
में प्लेटों की संख्या कम हो जाती है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है किसमें? डेंगू और मलेरिया में। ठीक फ्रेंड्स, बात समझ में आई? अब देखो होता क्या है, डेंगू और इसके बारे में समझ लेते हैं, मलेरिया का। डेंगू हो गया और ये क्या? मलेरिया। ठीक है, ये कैसे होता है? इसका कभी कभी पैथोजन पूछ लिया जाता है, यानी कि रोगजनक। ठीक है, जो डेंगू होता है इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार मतलब हड्डियाँ दर्द करती हैं। ठीक है, और मलेरिया के बारे में पता ही सभी लोगों को, है ना। तो देखो जैसे ये होता है डेंगू, कभी कभी इसका पैथोजन पूछ लिया जाता है ना। पैथोजन का मतलब रोगवाहक, मतलब कहाँ से प्राप्त होता है। तो याद रखना इसका पैथोजन जो होता है कौन सा होता है? अर्बोवायरस। इसका जो पैथोजन होता है कौन सा होता है? अर्बोवायरस। ये इसका रोगवाहक होता है। जब मादा मच्छर आपको काटेगी तो अर्बोवायरस आप पर अटैक करेगा, जिससे कौन सा रोग हो जाता है? डेंगू रोग हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? कौन सी मच्छर काटती है? मादा मच्छर। और कौन सा रोग होगा? अर्बो, मतलब ये पैथोजन होता है, रोगवाहक होता है, यानी कि ये अर्बोवायरस आप पर अटैक करेगा तो कौन सी बीमारी होगी? डेंगू। मलेरिया मतलब क्या होता है? मल का मतलब होता है खराब या दूषित। ठीक है, एरिया मतलब एयर, ऐसी एयर जैसे मान लो नाली वगैरह आसपास जो खराब कचरा होता है, जहाँ गंदगी होती है वहाँ पर ये मच्छर बैठते हैं। ठीक है, इनका पैथोजन कौन सा होता है? तो याद रखना इनका जो पैथोजन होता है, यानी कि रोगवाहक जो इनका होता है कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम। एक प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है, इस प्रोटोजोआ की वजह से ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ अटैक करता है किसमें? ये इसका पैथोजन होता है। जब शरीर में अटैक करेगा तो कौन सा रोग होगा? मलेरिया। ठीक है, ये भी मादा मच्छर। और कौन सा मच्छर काटता है? मादा एनाफ्लीज। एक मच्छर होता है मादा एनाफ्लीज के काटने से आपका प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ आप पर अटैक करेगा और कौन सी बीमारी हो जाएगी? मलेरिया। ठीक है, बात समझ में आई? तो काफी बार पूछा गया, इसके पैथोजन पूछ लिए जाते हैं, रोगवाहक पूछ लिए जाते हैं इसके, तो हमेशा याद रखोगे डेंगू का रोगवाहक कौन सा होता है? अर्बोवायरस। और जो उसका होता है मलेरिया का, उसका कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। बात समझ में? मलेरिया में क्या होता है? आपकी प्लेटों की संख्या कम हो जाती है, शरीर के अंदर प्लेटों की संख्या और किसकी? आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। देख सकते हो मलेरिया में आरबीसी और प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखोगे। एक चीज और याद रखना आप लोग कि हमेशा ज्यादातर आपको मादा मच्छर ही काटेगी, फीमेल जो मच्छर होता है वही काटती है। क्यों काटती है? फीमेल, पुरुष जो होते हैं मान लो मेल मच्छर जो होते हैं वो कम काटते हैं। फीमेल मच्छर क्यों काटते हैं? उनकी इसकी एक वजह होती है कि जो फीमेल होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है फीमेल मच्छर, तो उसके जो पेट में अंडा बन रहा होता है या बच्चा बन रहा होता है, अंडा बन रहा होता है, तो उसके अंडे के लिए उसको खून, जो अंडा बनता है तो उसके शरीर के अंदर क्या होता है? खून की जो रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा हो जाती है। तो कहने का मतलब ये होता है जब मतलब प्रेग्नेंट होती है तो उसको ग्लूकोज भी चाहिए होता है और प्रोटीन भी चाहिए होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए होती है, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मच्छर वो कहाँ ढूंढे? ये सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स अलग ढूंढे, प्रोटीन अलग ढूंढे, है ना, और वो ये सारी चीज़ें मिनरल्स वगैरह ये सारी चीज़ें अलग ढूंढे। तो वो मच्छर क्या करती है? हमारा खून पीती है हम लोगों का, और हमारे खून में सारी चीज़ें होती है। ग्लूकोज भी होता है, क्या होता है? ग्लूकोज भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और क्या? प्रोटीन्स भी होते हैं हमारे शरीर में, है ना, और मिनरल्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे खून में मिल जाती हैं। तो हर जगह ना ढूंढ के हमारे सीधा खून पर ही अटैक करते हैं और हमारा खून पीती हैं। तो उनको सब क्या मिल जाता है? ग्लूकोज मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, प्रोटीन मिल जाता है, मिनरल्स मिल जाते हैं। ठीक है, हमारे खून में सारी चीज़ें होती है। इसीलिए जो मादा मच्छर होती है वो ज़्यादा खून पीती है। जो आपका मेल मच्छर होता है तो वो क्या करता है? वो फ्लावर सेप, वो सबसे ज़्यादा क्या पीता है? फ्लावर सेप, मतलब फूलों का रस।
लेकिन जो हमारा खून पीती है वो कौन सी होती है, मादा मच्छर। तो हमेशा इससे याद रखना, मलेरिया में कौन सा होता है, मादा एनाफिलीज। काफी बार पूछा गया इसका रोग वहाँ कौन सा होता है, तो कौन सा बताओगे, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और कौन सा मच्छर के काटने से हमारा मलेरिया होता है, तो मादा एनाफिलीज। ठीक है, बात समझ में आई सभी लोगों को। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटें आज पूरी आपकी समाप्त हो गई। तो प्लेटें से जितने भी क्वेश्चन बनते थे सारे आपके कवर हो चुके हैं इस वीडियो में। ठीक है, और कमेंट्स करके जरूर बताया करो कोई हमारा जो वीडियो हम लोग मतलब बनाते हैं कैसी लगी क्लास, सारी चीज़ें बताया करो। और सभी लोग पढ़ाई करते रहिए, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। इसी के साथ आप लोग हमेशा करें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।